सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉबर्ट हुक के लैंग्वेज में, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के लैंग्वेज में और रॉबर्ट ब्राउन के लैंग्वेज में डिस्कवरी ऑफ सेल, लिविंग सेल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बातें कंप्लीट की थी। वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। नया नया ताजा ताजा 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री में सेल का डिस्कवरी किया। कुछ आसपास 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी, प्रोटोजोन्स, स्पर्म सेल, बैक्टीरिया के नाम पर लिविंग सेल डिस्कवर किया। मार्केट में नया नया ताजा ताजा सेल नाम की कोई चीज होती है, ऐसा आया। और आपको तो पता है, मार्केट में कोई नई नई चीजें आती है तो लोग बातें करने लगते हैं उसके बारे में। जैसे जो है कोरोना आया था मार्केट में, तो लोग जो है यहां वहां की बातें करने लगे, कोरोना ये है, कोरोना वो है, ये कोरोना वो कोरोना। तो ऐसे ही जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है दुनिया को सेल के बारे में कुछ बताया, तो लगे साइंटिस्ट यहां वहां जहां तहां कहां कहां की बातें करने कि सेल ऐसा है, सेल वैसा है, सेल ये होता है, सेल वो होता है, सेल इन कंपोनेंट का बना होता है, सेल ऐसे काम करता है। सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो स्टेटमेंट्स दिए, उन स्टेटमेंट्स को हम कलेक्टिवली सेल थियरी नाम देते हैं। मेरा नेक्स्ट हेडिंग है सेल थियरी। बात आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा प्लीज। सेल थियरी को डिफाइन किया by saying that statements given by different scientists for the explanation of cell, that is cell theory। और जो सबसे ज्यादा फेमस वाइडली एक्सेप्टेड सेल थियरी था, दैट वाज गिवन बाय एमजे स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान साइंटिस्ट के नाम वगैरह को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो माय प्रोनाउंसिएशन इज माय प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे तो यू कैन कैच द प्रोनाउंसिएशन। मैंने क्या बोला यहां पर, स्टेटमेंट्स गिवन बाय साइंटिस्ट for explanation of cell। called cell theory and most famous widely accepted cell theory given by M.J. Sliden and Theodor Swan। most famous and widely accepted cell theory given by Matthias, Jacob Sliden and Theodor Swan। एमजे स्लाइडेन, मैथियस जैकब स्लाइडेन, पूरा नाम साइंटिस्ट का कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। एमजे स्लाइडेन का फुल फॉर्म में उनका नाम क्या है, तो मैथियस जैकब स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान, टी स्वान भी नाम देते हैं, थियोडर स्वान नाम याद रखिएगा। मैथियस जैकब स्लाइडेन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लांट सेल पर काम किया। वेयरएज थियोडर स्वान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट एनिमल सेल पर काम किया और सेल को दोनों ने मिलके डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ सेल थियरी। सो यहां पर एमजे स्लाइडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं, वर्कड ऑन डिफरेंट प्लांट सेल, worked on different plant cells। और दूसरे हैं थियोडर स्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। he worked on different animal cells। एमजे स्लाइडेन 1838 में प्लांट सेल पर काम किया, थियोडर स्वान 1839 में एनिमल सेल्स पर काम किया और दोनों ने साथ में मिलकर 1839 में सेल के एक्सप्लेनेशन के लिए वाइडली एक्सेप्टेड सेल थ्योरी प्रपोज किया सबके सामने। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। हाँ, एक ट्रिक देना चाहूंगा
सेल थ्योरी, वाइडली एक्सेप्टेड सेल थ्योरी गिवन बाय एमजे स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि एमजे स्लाइडेन थियोडर स्वान में स्लाइडेन पहले नाम लिया जाएगा, थियोडर स्वान बाद में, आप जो है थियोडर स्वान और स्लाइडेन भी बोल सकते हैं। बट फ्लो में अगर आपके माइंड के बैकग्राउंड में ये फीड हो गया है कि एमजे स्लाइडेन थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी दिया, स्लाइडेन का नाम आप पहले ले रहे हो, स्वान का नाम आप बाद में ले रहे हो, तो एबीसीडी में बी पहले आता है और जेड बाद में आता है। एबीसीडी डॉट डॉट जेड में बी पहले आता है, जेड बाद में आता है, ठीक है। तो स्लाइडेन पहले आए तो स्लाइडेन पहले आए, बी पहले आता है तो स्लाइडेन को हमने याद कर लिया बॉटनिस्ट, और जेड बाद में आता है, स्वान का नाम हम बाद में लेते हैं तो स्वान जेड फॉर जूलॉजिस्ट हो गए। आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछते हैं कि स्लाइडेन का जो है स्पेशलाइजेशन क्या था और स्वान कौन से फील्ड में काम किए थे, तो बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट करके आप याद रख सकते हो। ये क्लियर है, बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एमजे स्लाइडेन 1838 और थियोडर स्वान 1839। सो एमजे स्लाइडेन 1838 and Theodor Swan 1839। 1838 में प्लांट सेल पर स्लाइडेन ने काम कर रहे थे, 1839 में एनिमल सेल पर जो है स्वान काम कर रहे थे, एंड दोनों टुगेदर अपने स्टेटमेंट्स को रिलेटेड टू सेल जो है मैचअप किया और जो है कंबाइन किया, एंड बोथ साइंटिस्ट टुगेदर gave cell theory in 1839। 1839 में सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी क्या है? स्टेटमेंट्स गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, स्टेटमेंट गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल। तो थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जो है सेल थियरी में स्लाइडेन और स्वान ने क्या स्टेटमेंट दिया। स्वान ने जो है, पहले स्लाइडेन का एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्लाइडेन ने बोला while working on different plant cell that plant cells या plant body it is made up of different plant cells, और ये plant cells collectively plant tissue form करते हैं। सो स्लाइडेन ने प्लांट के बारे में क्या बोला कि plant body made up of different plant cell, all cell together, cells together, not all cell together, cells together form plant tissue। ये स्लाइडेन का स्टेटमेंट था। स्वान ने क्या बोला? स्वान ने बोला कि एनिमल सेल, while working on animal cell, स्वान ने बोला कि एनिमल सेल it is covered by flexible elastic covering, and that flexible elastic covering of animal cell को स्वान ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। सो बात अगर आगे रखें स्वान के लैंग्वेज में, तो स्वान ने बोला कि एनिमल सेल इज कवर्ड बाय, एनिमल सेल इज कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल इलास्टिक कवर या कवरिंग, और इसको उन्होंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन, कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। थियोडर स्वान स्टार्टिंग में तो एनिमल सेल पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्लांट सेल पर भी काम किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल में इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन एक आउटर रिजिड हार्ड कवरिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल वॉल के बारे में बात हो रही है मतलब प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है मतलब ये स्लाइडेन बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं। स्वान बाद में जो है, पहले तो एनिमल सेल पर काम करे थे, बाद में जब वो प्लांट सेल पर काम किया तो प्लांट सेल हैज यूनिक हार्ड रिजिड कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। स्लाइडेन के नाम पर नहीं जाएगा, ये स्वान के नाम पर जाएगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट स्वान laterally while working on plant cells
observed that plant cell has rigid, hard outer covering in addition to cell membrane. Called cell wall, and cell wall is characteristic feature of plant cell. Presence of cell wall is characteristic feature of plant cell. Absent in animal cell. Absent in animal cell. Animal cell covered by flexible elastic cell membrane. प्लांट सेल का आउटर कवरिंग इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग को सेल वॉल बोला। ये दोनों स्टेटमेंट स्वान ने दिए। स्लाइडेन जब प्लांट सेल पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दे आर असेंबल्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट टिश्यू। स्लाइडेन एंड स्वान का जो थियरी था, उस थियरी में स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या स्टेटमेंट दिया, थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो जो है स्लाइडेन एंड स्वान का उस हाईलाइटिंग पॉइंट था। बात आगे बढ़ाते हैं। सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं यहां पर। पहला स्टेटमेंट मैंने लिया स्लाइडेन एंड स्वान का। सेल थ्योरी क्या बोल रहा है हम सुन चुके हैं, दैट सेल इज फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट शोज फ्री एग्जिस्टेंस। ये पहला स्टेटमेंट है। तो सेल इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, cell shows free existence। जैसे ही मैं फंडामेंटल बोलूं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल उसमें इंक्लूडेड है, तो फंडामेंटल का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट शोज फ्री एग्जिस्टेंस, पहला स्टेटमेंट था। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो सेल थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट सेल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। Cell has 3 main components. First one is plasma membrane, also called cell membrane, also called plasma lemma. Second component is cytoplasm, and third component is nucleus. So cell, it is made up of 3 components. Cell has 3 components. The first one is cell membrane. Cell membrane, also called plasma membrane. Plasma membrane, also called plasma lemma. Plasma lemma. Second component is cytoplasm, and third component is nucleus. सेल मेम्ब्रेन का पहला नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। पहला नाम तो सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन ही है। साइटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म ये क्रिस्टलोकोलॉइडल जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। प्योर सेमी फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल नाम देते हैं, और इस साइटोसॉल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इट हैज pure semi-fluid material called cytosol in which different cell organelles are suspended। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। जब मैं यूकैरियोटिक सेल का डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वहां पर ये सारे टर्म्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट जो ओवरव्यू ले रहा हूं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, कितने अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल होंगे, सारी बातें होंगी। तो सेल इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। या इन जनरल जो है मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोल सकता हूं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेल के पास 2 मेन कंपोनेंट है। एक सेल की कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म नाम देंगे।
क्लियर है ये बात। दूसरा स्टेटमेंट, सेल के 3 पार्ट जो है, हम बेसिकली इन 3 पार्ट के लैंग्वेज में सेल के कंपोनेंट को याद रखेंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेल थ्योरी में नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर असेंबल ऑफ या रिजल्ट्स ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। प्लांट एंड एनिमल्स दे आर रिजल्ट ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं, ये हम फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ सेल में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में कंप्लीट किया था। सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सेल प्रोडक्ट का मतलब हुआ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द कंपाउंड जो सेल सिंथेसाइज करता है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए जरूरी है। तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जो सेल के कंपोनेंट है, और ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और जो बहुत सारे और भी जो है कंपाउंड हैं। सो जो है कोई भी प्लांट या एनिमल वो बना है सेल से, और सेल के प्रोडक्ट जो है प्लांट और एनिमल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑल टुगेदर जो है प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। ये इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन हुआ। बात समझ में आ रही है? पक्का? अरे बोलो तो सही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं यहां पर, फोर्थ स्टेटमेंट। हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट मैं जो है आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये वाला बेसिकली स्टेटमेंट स्वान के लैंग्वेज में जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर असेंबल या रिजल्ट ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, ये स्वान के लैंग्वेज में जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लेता हूं कि सेल हैज न्यूक्लियस, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस हैज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, सेल के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और दिस डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है, डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए के बारे में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जी भर के बातें होंगी, और 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर आएगा। 12th में डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें मैं करूंगा। वेल, यहां पर डीएनए इट एक्सप्रेस द कैरेक्टर, इट एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, characters of organisms, and also inherit characters from one generation to next generation, from parent या pre-existing organism to offspring या progenies। डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, और वाया डीएनए ही प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर न्यू इंडिविजुअल या इन द प्रोजेनी इनहेरिट होता है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने 9th और 10th में, जिन्होंने पी प्लांट पर काम किया था और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेन किया था। ये भी चैप्टर जो है कैसे डीएनए क्या है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। डीएनए कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस करता है और डीएनए कैसे जो है कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करता है, इसकी भी बातें मेंडल वाले चैप्टर में होंगी। मेंडल का चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड में आएगा। सो ये एक जो है सेल थ्योरी का स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। नहीं, ध्यान से मत सुनो। अरे नहीं, आप ध्यान से सुन ही नहीं सकते। एक्चुअली ध्यान नाम का ऑर्गन तो है ही नहीं बॉडी में ना, तो ध्यान से कैसे सुनेंगे? थोड़ा कान से सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में रखने वाला हूं, स्टेटमेंट नंबर 6 की बात करता हूं मैं। स्टेटमेंट नंबर 6, फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सुन रहे हैं ना आप? कान से सुन रहे हैं ना? फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म depend on function of each and every cells, function of each and every cell components and coordination among themselves। ये क्या बोल दिया मैंने? बात पकड़िएगा।
जो है ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिपेंड कर रहा है सेल के फंक्शन और सेल के कंपोनेंट के फंक्शन पर, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। कोऑर्डिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा मन में, बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या बोला, फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन functions of cell and cell components and coordination among themselves। कोऑर्डिनेशन मेन पॉइंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। जितने भी सेल्स हैं के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, सेल कंपोनेंट का मतलब है जो है सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो कुछ भी है वो सेल के कंपोनेंट्स हुए। तो सेल के सारे कंपोनेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, तो सेल का काम होगा, और सारे के सारे सेल्स काम करेंगे तो जो है जाके जो है ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कंप्लीट होगा। मैं सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पहले ही बोल चुका हूं। तो जो है स्मॉलर लेवल पर काम करने वाला क्रेडिट कौन ले जा रहा है, सेल। बट एक्चुअल में सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनको हम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सेल के कंपोनेंट्स हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स अच्छे से काम करें, आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें, तो जाके सेल का फंक्शन होगा, और सेल आपस में जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे तो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन नॉर्मली चलता रहेगा। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल हैं। इनका इंडिविजुअल लेवल पर अच्छे से काम करना मस्ट है, प्लस आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर अच्छे से काम कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वो बोले कि माई एटीपी इज माई एटीपी, नन ऑफ अदर्स एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर आजू बाजू के जो और सेल ऑर्गेनेल हैं उनको एटीपी प्रोवाइड ना करे तो क्या बाकी के सेल ऑर्गेनेल अपना प्रोसेस कर पाएंगे? हर एक सेल ऑर्गेनेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया वो बोले कि मैं बाकी लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं अपने में ही जो है एटीपी बनाऊंगा, मेरा एटीपी है, मैं बाकियों को नहीं दूंगा, तो क्या फंक्शन अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा ना। नहीं, मतलब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज या फूड बना रहा है, और क्लोरोप्लास्ट बोले माई ग्लूकोज इज माई ग्लूकोज, आई विल नॉट गिव इट टू अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन। बताओ तो सही, क्या सेल का फंक्शन अच्छे से चलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे इंडिविजुअल लेवल पर काम करे अपना, बट अगर कोऑर्डिनेशन ना हो इनके बीच में, समझ में आ रहा है ना? बात पकड़ पा रहे हो ना? नहीं, यहां फिंगर से लेके ब्रेन तक मैं मान रहा हूं 10 न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स हैं। गरम तवे पे उंगली रखा, पेन हो रहा है, तवा गरम है, इसका जो है सेंसेशन पहले न्यूरॉन को गया, और पहले न्यूरॉन ने बाकी न्यूरॉन के साथ कोऑर्डिनेशन किया ही नहीं। बताओ तो सही क्या होगा? उंगली तो गए हो, उंगली की तो वाट लग जाएगी ना। तो सेल के कंपोनेंट काम करे, इंडिविजुअली कोऑर्डिनेटेड रहे आपस में, तो सेल का काम होगा, और जितने भी बॉडी में सेल हैं ये सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होके काम करेंगे, तभी ऑर्गेनिज्म का फाइनल फंक्शन कंप्लीट होगा। बात पकड़ पा रहे हो ना? ऐसे थोड़ा हाई लेवल पे बात करें, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेशन की बात समझा रहा हूं मैं। एलिमेंट्री कैनाल नहीं, इसको ऐसा जो है समझते हैं, मार्केट में हम जा रहे थे, घूम रहे थे, आप भी थोड़े इमेजिन तो करो, आप भी मार्केट में घूम सकते हो, मैं ही क्यों घूमूं अकेले। तो मार्केट में घूम रहे थे, अचानक से गुलाब जामुन, रसगुल्ला हमें मार्केट में दिखा, समोसा दिखा, लालच आहा, लपलप आया,
जीभ ने लालच लपलप किया, सिग्नल गया ब्रेन को, और ब्रेन अब सिग्नल भेजेगा हाथ को कि गुलाब जामुन समोसे पिकअप करो। लेकिन अगर हैंड स्ट्राइक पर चला गया, वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या गुलाब जामुन लालच लपलप के बाद माउथ में आएगा? नहीं। तो टंग ने कोऑर्डिनेट किया ब्रेन को, ब्रेन ने सिग्नल भेजा हैंड को, हैंड ने समोसे को पिक किया, माउथ में रखा, टीथ स्ट्राइक पे चला गया। वो बोला मुझे कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं, मैं च्यू नहीं करूंगा। तो क्या समोसा जो है च्यू होगा? ठीक है, टीथ ने च्यू कर लिया। ईसोफेगस बोला कि मैं एंगल्फ नहीं करूंगा, तो क्या बात आगे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ भी गई, ईसोफेगस को मना लिया गया, स्टोमक ने बोला मैं फर्दर डाइजेशन नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मस्ट है, बिना कोऑर्डिनेशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन नहीं होगा। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल ही वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है जो स्मॉलर लेवल पर काम करता है। सेल के कंपोनेंट और सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। बात क्लियर है ना? पक्का। बात आगे बढ़ाते हैं। फेल हो गए स्लाइडेन और स्वान का सेल थ्योरी, फेल हो गया। स्लाइडेन और स्वान ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है, हाउ न्यू सेल्स अराइज। सो दिस थियरी ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, सेल theory of Schleiden and Swan failed to explain how new cells are formed, how new cells are formed, नहीं बता पाए। फिर बात आगे बढ़ी 1855 में स्लाइडेन एंड स्वान, 1839 में सेल थ्योरी में सेल के एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बोले। सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया स्लाइडेन एंड स्वान के लैंग्वेज में। स्लाइडेन एंड स्वान का एक ड्रॉबैक रह गया कि वो नहीं बता पाए नया सेल कैसे बनता है। 1855 की बात है। 1855 में एक साइंटिस्ट आए, नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ, रुडोल्फ वर्काउ, रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं लोग। सो 1855 में रुडोल्फ वर्चाउ आए और उन्होंने ग्रीक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दो तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया? रुडोल्फ वर्चाउ ने। रुडोल्फ वर्चाउ ने ग्रीक लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सो बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर जो है इन 1855 साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्चाउ, गेव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये एक ग्रीक स्टेटमेंट है, इसका इंग्लिश मीनिंग निकाला गया तो पता चला कि रुडोल्फ वर्चाउ ये भाई साहब बोलना चाहते हैं ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस सेल डिवीजन। तो इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, all new cells arise from pre-existing cells through cell division, थ्रू सेल डिवीजन। ये स्टेटमेंट सेल थियरी में ऐड किया गया। रुडोल्फ वर्चाउ का ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस सेल डिवीजन 1855 में जब बोला गया तो इसको सेल थियरी में इंक्लूड किया गया। सेल थियरी कब आया था? 1839 में। ये स्टेटमेंट कब जो है ऐड हो रहा है? 1855 में। तो क्या मैं बोलूं इस स्टेटमेंट के बाद सेल थियरी को फाइनल शेप मिला। सो रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी दिया। 1855 में जब ये स्टेटमेंट सेल थ्योरी में ऐड किया गया तब सेल थ्योरी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी नाम दिया गया। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बढ़ते हैं आगे। सो आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ रुडोल्फ वर्चाउ द सेल थ्योरी गॉट फाइनल शेप। मेंशन कर लेते हैं आफ्टर स्टेटमेंट गिवन बाय Rudolf Virchow, cell theory got final shape.
सेल थियरी नाउ कॉल्ड मॉडिफाइड या मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या नाम दे रहे हैं? मॉडिफाइड या मॉडर्न सेल थ्योरी। Cell theory given by cell theory widely accepted cell theory given by M.J. Sladen and Theodore Swan in 1839। फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी किसने दिया? रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में। मॉडर्न सेल थियरी या मॉडिफाइड सेल थियरी किसने दिया? मॉडर्न या मॉडिफाइड सेल थियरी अगेन रुडोल्फ वर्चाउ के नाम पर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल थियरी क्या? स्टेटमेंट्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें स्लाइडेन एंड स्वान का स्टेटमेंट वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या क्या बातें की, क्या नहीं बता पाए और सेल थियरी को कैसे मॉडिफाइड किया गया, यहां पर सेल थियरी कंप्लीट हुआ।